हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी गुलामी की कल्पना की है? नहीं की होगी, क्योंकि हम सब बहुत लकी हैं। हमने आज़ाद भारत में अपनी आंखें खोली हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने अपने इतिहास को कई बार पढ़ा है। दोस्तों, हमारे इतिहास का एक हिस्सा हमारी आज़ादी का भी है। आज़ादी को पाने के लिए हमने कई सारे बलिदान दिए हैं और इसमें कई सारे महान लोगों का योगदान भी रहा है। उन्हीं महान लोगों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इन्हें योद्धा कहना गलत नहीं होगा। ये एक वीर थे, बुद्धिमान थे, साहसी थे और इन्हें अपने देश की आज़ादी से बहुत प्यार था। इसका पता हमें उनके नारे से ही चल जाता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि पेड़ पर किया गया आखिरी वार ही उस पेड़ को गिराता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पेड़ पर किए गए पहले के सभी वार बेकार थे। ठीक ऐसे ही इस गुलामी के पेड़ पर भी कई सारे वार किए गए थे, जिनमें से कई वार नेताजी ने भी किए थे। दोस्तों, अगर हम नेताजी के जन्म की बात करें तो नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। इनके पिताजी पेशे से एक वकील थे, जिन्होंने बहुत समय तक कटक की महापालिका में काम भी किया था। दोस्तों, अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर लेने के बाद नेताजी ने 1909 में रेवेनशा कॉलेजिएट में एडमिशन लिया। दोस्तों, जब नेताजी 15 साल के थे तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की कई सारी किताबों को पढ़ा और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की किताबें कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं, इसका असर नेताजी पर भी हुआ। इसके बाद दोस्तों 1915 में नेताजी ने बीमार होने के बावजूद इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स को सेकेंड डिवीज़न से पास किया और जब 1916 में नेताजी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तब कॉलेज के छात्रों और प्रोफेसर्स का भेदभाव को लेकर झगड़ा हो गया। उस वक्त नेताजी ने अपनी लीडरशिप स्किल दिखाई और छात्रों का नेतृत्व किया। दोस्तों, जिसकी वजह से नेताजी को 1 साल के लिए कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, नेताजी का सेना में जाने का बहुत ज़्यादा मन था। इसके लिए उन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए एग्ज़ाम दिया, लेकिन नेताजी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें वहां नहीं लिया गया। इसके बाद नेताजी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए के एग्ज़ाम को फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किया। नेताजी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी सेकेंड रैंक आई थी, पर नेताजी के पिताजी ये चाहते थे कि वो एक आईसीएस ऑफिसर बने। नेताजी की एज को देखते हुए वो ये एग्ज़ाम केवल एक बार ही दे सकते थे, पर उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा का बहुत ज़्यादा सम्मान किया और 1919 में इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। अब जो होने वाला था उससे हमें नेताजी के दृढ़ निश्चय का पता चलता है। 1920 में नेताजी ने आईसीएस के एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। उनकी 4th रैंक आई थी। अब यह सोचिए कि एक इंसान जिसका फ्यूचर बिल्कुल साफ हो चुका है, जिसे एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, वह आगे और क्या सोच सकता है। लेकिन नेताजी एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने वहीं से 1921 में भारत के सचिव माउंटेगू को आईसीएस से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा और इसके बाद वो भारत वापस लौट आए। यहाँ वापस आकर नेताजी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए वे रविंद्रनाथ ठाकुर जी की सलाह पर मुंबई गए। यहाँ उन्होंने गांधी जी से पहली बार मुलाकात की। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता वापस जाकर देशबंधु चित्तरंजन दास जी के साथ काम करने की सलाह दी और फिर कोलकाता वापस आकर नेताजी ने दास बाबू के साथ खूब मन लगाकर काम किया। 1922 में दास बाबू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी और कोलकाता महापालिका का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें जीत मिली। नेताजी को कार्यपालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। जैसा कि पहले से ही साफ था कि नेताजी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने इस पद पर आते ही कार्यपालिका का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने सबसे पहले कोलकाता के जो रास्ते थे, जिनके नाम अंग्रेजों के नाम पर थे, उन्हें भारतीय नामों में बदल दिया। दोस्तों, 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, उसमें यह तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1931 को जब नेताजी कोलकाता में झंडे को लेकर एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजों ने उन पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। इसमें नेताजी घायल हो गए और उन्होंने घायल अवस्था में ही जेल में बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया, जिससे कि सभी कैदियों को रिहा करवा दिया गया। रिहा होने के बाद नेताजी ये चाहते थे कि गांधी जी अपने समझौते को तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपने वादे को तोड़ना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों, इसके बाद नेताजी एक बार किसी क्रांतिकारी की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार में गए थे, जहां अंग्रेजों ने उन्हें देखा और अंग्रेजों को यह पता चल गया कि नेताजी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और युवाओं को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। फिर क्या था, बस अंग्रेजी सरकार को तो उन्हें दबाना था। इसके लिए उन्होंने नेताजी को जेल में बंद कर दिया अनिश्चित काल के लिए। जेल में नेताजी की तबीयत जब खराब हुई तब अंग्रेजी सरकार उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई।
तो अंग्रेजी सरकार को यह डर लगने लगा कि अगर इनकी मृत्यु जेल में हो गई तो जेल के बाहर युवाओं का आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेताजी के सामने उन्होंने ये शर्त रखी कि वो अपने इलाज के लिए यूरोप निकल जाएं, लेकिन नेताजी इस बात से सहमत नहीं हुए। कुछ समय बाद जब नेताजी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई तब अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया और नेताजी अपना इलाज करवाने के लिए डलहौजी चले गए। 1932 में नेताजी को एक बार फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। यहाँ भी उनकी तबीयत जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई तब उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर यूरोप चले गए। नेताजी 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप में ही रहे। पर यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सिर्फ आराम किया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक योद्धा थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी तबीयत का ख्याल रखने के साथ साथ कई सारे राजनीतिक या फिर यूं कहा जाए कि कूटनीतिक रिश्ते बनाए। दोस्तों, यहाँ पर नेताजी इटली के नेता मुसोलिनी से भी मिले, जिन्होंने उन्हें भारत की आज़ादी के लिए मदद करने का वचन दिया। यहीं पर उनकी मुलाकात विट्ठल भाई पटेल से भी हुई। इसके बाद दोस्तों 1934 में जब नेताजी को यह पता चला कि उनके पिताजी मृत्यु के करीब हैं, तो उस वक्त नेताजी कराची होते हुए कोलकाता पहुँचे और उन्हें रास्ते में ये पता चला कि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, पर फिर भी वो कोलकाता गए। यहाँ उन्हें अंग्रेजी सरकार ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन जेल में रखकर फिर से उन्हें यूरोप भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन जब हरिपुर में हो रहा था, तब गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए नेताजी को चुना। लेकिन दोस्तों गांधी जी प्रेम, सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी की जो विचारधारा थी वो पसंद नहीं थी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने की कगार पर था, तब नेताजी ये चाहते थे कि भारत में आंदोलनों को और तेज कर दिया जाए और उन्होंने इसी ओर कदम उठाने शुरू भी कर दिए, पर गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। दोस्तों 1939 में जब कांग्रेस का एक नया अध्यक्ष चुना जाना था, उस वक्त कांग्रेस में इस पद के लिए बहुत समय बाद चुनाव हुए। इस चुनाव को नेताजी जीत गए, पर कुछ समय बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि नेताजी गांधी जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इस विचारधारा के साथ आगे बढ़े। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि गांधी जी और नेताजी में कोई भी मतभेद नहीं था। जिस तरह नेताजी गांधी जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, उसी तरह गांधी जी नेताजी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। गांधी जी और नेताजी दोनों की मंजिल देश को आज़ाद कराना था, बस उन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी देश को आज़ाद अहिंसा और प्रेम के साथ कराना चाहते थे, जबकि अगर हम नेताजी की बात करें तो नेताजी का मानना था कि हमें अपनी आज़ादी को लड़कर लेना होगा। इस जंग में हमें कई जानें गंवानी पड़ेंगी और हमें कई जानें लेनी भी पड़ेंगी। दोस्तों 1939 में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी की स्थापना शुरू की। दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के पहले ही इस पार्टी के लोगों ने लोगों को आज़ादी के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया और अपनी आज़ादी के बारे में आवाज़ उठाने के लिए सबके मन में जागरूकता ला दी। दोस्तों जब नेताजी को ये पता चला कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है, तब नेताजी ने कलकत्ता में स्थित हालवेड स्तंभ, जो कि भारत की गुलामी का प्रतीक था, उसे नेताजी की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात पूरी तरह गायब कर दिया। उस जगह पर एक ईंट भी नहीं बची। नेताजी साफ शब्दों में संदेश देना चाहते थे कि जिस तरह आज हमने इस स्थान को धूल में मिला दिया है, उसी तरह वो दिन दूर नहीं जब हम आज़ादी को भी ले लेंगे और अंग्रेजी सरकार को धूल में मिला देंगे। इस वजह से जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, बड़े नेता, उन्हें अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाल दिया। नेताजी एक योद्धा थे। दूसरे विश्व युद्ध के टाइम को वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें मजबूरी में रिहा कर दिया। तब उन्हें उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया। उनके चारों ओर पहरा बैठा दिया गया, लेकिन कोई भी नेताजी जैसे देश पर जान लुटाने वाले व्यक्ति को कब तक अपने पास पकड़ कर रख सकता था। 1941 में उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए एक पठान का रूप बनाया और अपने घर से निकल गए और काबुल के रास्ते कई सारी मुसीबतों का सामना करते हुए अंत में मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के लिए नेताजी को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर नेताजी कुछ जर्मन नेताओं से मिले और यहीं पर उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो और भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना भी की। और दोस्तों 1942 में नेताजी उस वक्त के जर्मनी के सबसे बड़े नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। दोस्तों उस वक्त एडोल्फ हिटलर से मिलना कैसा था ये आप खुद ही सोच सकते हो। वो उस वक्त कितनी बड़ी पोजीशन पर था, आप ये खुद जान सकते हैं। दोस्तों 1943 में नेताजी एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। यह पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक ले गई।
वहां से नेताजी जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे और इस पनडुब्बी ने उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचा दिया। पूर्वी एशिया में पहुंचकर नेताजी ने सबसे पहले रास बिहारी बोस जी से मुलाकात की और भारतीय सुरक्षा परिषद का जिम्मा अपने हाथ लिया। दोस्तों, रास बिहारी बोस जी ने अपनी मर्जी से ये जिम्मा नेताजी को दिया था, क्योंकि वो नेताजी से काफ़ी प्रभावित थे। इसके बाद जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो भी नेताजी से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने नेताजी को मदद करने का वचन दिया और नेताजी ने जापानी संसद में भाषण भी दिया। दोस्तों, इसके बाद 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बने। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सरकार को कई देशों ने मान्यता दी थी। दोस्तों, अगर हम आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो जापान ने अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे जिन भारतीयों को युद्धबंदी बनाया था, नेताजी ने उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। दोस्तों, नेताजी महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही मानते थे। इसके लिए उन्होंने फौज में झांसी की रानी रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट भी बनाई थी। नेताजी ने पूर्वी एशिया में कई सारे भाषण दिए और जो भारतीय लोग वहां रह रहे थे उन्हें फौज में शामिल होने और आर्थिक मदद करने का आह्वान भी दिया। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण किया और अपनी सेना को जोश दिलाने के लिए इस मौके पर नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। दोस्तों, यहाँ नेताजी की सेना ने अंग्रेजी सेना को हराकर उनसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह छीन लिए। नेताजी ने दोनों द्वीपों के नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखे। दोस्तों, हमें आज़ादी भले ही बाद में मिली हो, लेकिन नेताजी ने इन दोनों द्वीपों को पहले ही आज़ाद करवा लिया था। दोस्तों, इसके बाद नेताजी और उनकी सेना ने इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसी बीच दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान की परिस्थितियां बिगड़ गई। इस वजह से नेताजी की सेना को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, जब नेताजी की सेना पीछे हट रही थी उस वक्त जापानी सेना ने नेताजी के भागने के लिए कुछ इंतजाम किए थे, लेकिन दोस्तों नेताजी ने यहाँ पर एक आदर्श नेता का गुण दिखाया। नेताजी झांसी की रानी रेजिमेंट के साथ कई किलोमीटर तक चलते रहे। इतने में नेताजी को ये खबर मिली कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो चुकी है, इसलिए नेताजी को कुछ नए रास्ते ढूंढने थे, तो उन्होंने रूस से सहायता लेने की सोची। दोस्तों, इसके लिए नेताजी 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से मंचूरिया के लिए निकले, लेकिन उनका विमान क्रैश कर गया। 1945 में टोक्यो रेडियो ने यह बताया कि नेताजी जिस विमान से आ रहे थे वह विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दोस्तों, कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार नेताजी का अंतिम संस्कार ताइहोकू में कर दिया गया और बाद में उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके उन्हें जापान के रेकोंजी मंदिर में रख दिया गया। अब इस पूरी घटना में कितनी सच्चाई है ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इस पर समय समय पर कुछ जांचें की गई हैं और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी, तो वहीं कुछ का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का एक रहस्य ही है और किस मत में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी, इसी विचार को सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नेताजी जैसा वीर और एक साहसी इंसान सदियों में एक बार ही पैदा होता है। भले ही आज़ाद हिंद फौज की सहायता से भारत को आज़ाद कराने का नेताजी का सपना पूरी तरह पूरा ना हो पाया हो, लेकिन इसके कई सारे दूरगामी परिणाम निकले, जैसे कि नौसैनिक विद्रोह। दोस्तों, इस नौसैनिक विद्रोह के बाद अंग्रेजी सेना को पूरी तरह से ये यकीन हो गया कि हम भारत को अब बहुत ज़्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रख सकते हैं।